इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं लंदन से, आरिफ अज़ाकिया। आरिफ अज़ाकिया किसी पहचान के मोहताज नहीं है। स्वागत है आरिफ सर आपका डिफेंस डिटेक्टिव पर। थैंक यू वेरी मच आलोक जी, थैंक यू वेरी मच। तो शुरुआत करते हैं। हालांकि पाकिस्तान से आप दूर हैं, लेकिन पाकिस्तान की हर हलचल आपकी नज़र में रहती है। तो ये आजकल नवाज़ शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान में बड़ी चर्चा है, गद्दार कहे जाने लगे हैं। क्या चक्कर क्या है ये? देखें, नवाज शरीफ भी पाकिस्तान के उन पॉलिटिशियंस में है जिनकी ग्रूमिंग मिलिट्री फार्म्स में हुई है, और वो भी ज़ियाउल हक के ज़रिए ऊपर आए थे। नवाज शरीफ के सियासत का हमेशा जो सर्कल रहा है वो अपने रूल के लिए रहा है। तो नवाज शरीफ जो आजकल बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं, तो वो अपनी बेटी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। उनके अपने रूल के लिए वो कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। पाकिस्तान में उनको गद्दार कह रहे हैं, तो पाकिस्तान में तो हर आदमी इस वक्त गद्दार है। 95% पीपल आर गद्दार। बलोच, सिंधी, पख्तून, माइनॉरिटीज़, मुहाजिर, ये सब तो ऑलरेडी गद्दार थे। अब वो पंजाबी जो आर्मी के रूल को चैलेंज कर रहे हैं वो भी गद्दारी में शामिल हो रहे हैं। तो नवाज शरीफ इसलिए गद्दार है कि वो आर्मी के कुछ जनरल्स को टारगेट कर रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न दैट ही इज़ ट्रेटर। ओके, तो ये अभी मैं कुछ दिन पहले अभी ज़फ़र हिलाली साहब का, एक जो पूर्व डिप्लोमेट रहे हैं पाकिस्तान के, उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था। तो उसमें उन्होंने कहा कि गद्दारी की सज़ा तो एक ही है, मौत। तो अगर मान लीजिए लंदन से वापस नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान जाते हैं तो क्या उनके लिए ख़तरा है फिर? मैं नहीं समझता, क्योंकि नवाज शरीफ का मुशर्रफ के दौर में भी उसने, जब मुशर्रफ 1999 में कू कर रहा था तो उसका हवाई जहाज़ उतरने नहीं दिया था कराची एयरपोर्ट पे, और फिर जो टेक ओवर किया था तो उस वक्त भी इसको सज़ाए मौत हुई थी। बदकिस्मती से पाकिस्तान में पंजाबियों को सज़ाए मौत नहीं होती, तो मुश्किल है कि सज़ाए मौत हो। अच्छा। हाँ, जबकि वो जो आप जिनका जिक्र कर रहे हैं ज़फ़र हिलाली साहब, तो वो कह रहे थे कि जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट करते हैं उसकी सज़ा मौत है। तो वायोलेट तो जनरल बाजवा ने किया है। नवाज शरीफ का मसला ये है कि आज भी नवाज शरीफ अब जब भी बोलता है तो बीच में ये जरूर बोलता है कि कुछ जनरल्स की वजह से फौज बदनाम हो रही है, जबकि असल मसला ये है कि कुछ जनरल्स नहीं है, पूरी की पूरी फौज, नीचे जवान से लेकर ऊपर जनरल तक बैठे सारे के सारे गद्दार हैं। इसकी वजह ये है कि मुझे ये बताएं कि जब पाकिस्तान के ये कुछ जनरल्स गद्दारी कर रहे हैं और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट कर रहे हैं, तो बाकी फौज में कहाँ पे एहतजाज हुआ है? फौज के एक आदमी ने कोई एहतजाज नहीं किया, तो इसका मतलब सारी की सारी फौज मिली हुई है। आपको सिर्फ एक आदमी मिलेगा फौज में जिसने मुखालफत की थी, वो थी जनरल सत्तार। जब बाजवा की एक्सटेंशन हुई थी तो जनरल सत्तार ने अपना रेजनमेंट दिया था, जिसकी वजह से आज तक वो बंदा गायब है। उसको रिटायर करने के बाद उसको कहीं पे भी नजर नहीं आया, वो किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। तो अपार्ट जनरल सत्तार बाकी फौज में किसी ने बाजवा के किसी काम के ऊपर आवाज़ नहीं उठाई। आसिम बाजवा की इतनी बड़ी करप्शन पकड़ी गई है, लेकिन उसके बारे में आज तक सीपैक वाली जी, सीपैक वाली। और इसके अलावा वो जब सदर्न कमांड का था, जब हाजिर सर्विस जनरल था और सदर्न कमांड में था ये, तो उसने बलूचिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट गिराई थी। बलूचिस्तान पाकिस्तान का रिचेस्ट प्रोविंस इन नेचुरल रिसोर्सेज है, वहाँ से सोना, तेल, सब चीज़ें गायब करता गया, किसी ने पूछा तक नहीं कि कहाँ है। आज जब वो स्टोरी लीक होती है तो भी कितने आर्मी के जनरल्स या कितने ब्रिगेडियर ने आवाज़ उठाई उसके ऊपर। इसका मतलब पूरी की पूरी फौज गंदी है, पूरी की पूरी फौज गद्दार है। वी डोंट नीड दिस गद्दार आर्मी इन पाकिस्तान। तो शायद इसीलिए मुझे लग रहा है कि फ़ौज जो है, अब इमरान खान साहब ही हैं, इमरान खान साहब वही भाषा बोलते हैं जो फ़ौज बोलती है। तो इसीलिए इमरान खान साहब ज़्यादा पसंद आ रहा है फ़ौज को कि भाई उनके हिसाब से चलते हैं, उनके खिलाफ नहीं जाते। लाया ही इसीलिए किया था क्योंकि पहले से जिसको भी लाया जाता है, पाकिस्तान में बदकिस्मती से आज तक फौज के साथ डील किए बगैर एक भी सिविलियन गवर्नमेंट नहीं बनी है।
जब बेनजीर भुट्टो का कत्ल हुआ था तो इसके बाद जी। इसके बाद भी जरदारी ने इनकी सारी कंडीशंस मानी थी, तो जरदारी को गवर्नमेंट दी गई थी। 2013 में नवाज शरीफ ने इनकी सारी और नवाज शरीफ आज भी उस पुरानी तनख्वाह पे काम करने को तैयार है। आज अगर फौज कह दे कि हाँ भाई हम आपको ला रहे हैं वापस, तो वो फौरन चला जाएगा और फौज को वही सहूलत देगा जो पहले देता रहा है। तो पाकिस्तान में इमरान खान तो सबसे फेवरेट पपिट है इस वक्त आर्मी का। अच्छा, आर्मी से बात चली है, पंजाबी आर्मी की आप बात करते हैं, तो बलूचिस्तान को इसमें भूला नहीं जा सकता। बलूचिस्तान में जिस तरह से आर्मी कर रही है और वहाँ से वो मिसिंग पीपल और बाकी सारे लोग, तो मतलब समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। पाकिस्तान इज गोइंग टूवर्ड सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड, क्योंकि बख्शू है ना, इसके अपने तो कोई एजेंडे होते नहीं है। पहले अमेरिका, मेन तो ये अमेरिका का बख्शू है, बख्शू मतलब गुलाम, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में पंजाब के एक जो कल्चर है उसमें हर चौधरी का एक बख्शू होता है। ओए बख्शू मेरा हुक्का लिया, ओए बख्शू मेरे पाँव दबा। तो ये हमारी आर्मी जो है वो बख्शू है, अमेरिका की बख्शू रही है, क्योंकि जितने जनरल आते हैं वो अमेरिका की डिफेंस कॉलेज, ब्रिटिश डिफेंस कॉलेज से पढ़ के निकलते हैं, तो ठोक बजा के इनकी ट्रेनिंग करके भेजा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद पाकिस्तान ने जो बिट्रे किया है अब, और चाइना और तुर्की के कैंप में चला गया, बीच में सऊदी अरब का भी बख्शू रहा था, लेकिन अब चाइना और तुर्की के कैंप में चला गया, तो अमेरिका बहादुर देख रहा है और कह रहा है उछल लो जितना उछलना है। जिस दिन हमारे IMF और वर्ल्ड बैंक ने चाबी कसी ना, उस दिन वापस इधर ही आओगे। तो पाकिस्तान इस वक्त सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे है। खाली बलोचिस्तान नहीं, आपको KPK की और फाटा की हालत ज्यादा खराब है। वहां पे मिलिट्री की बाकायदा जंग चल रही है। और कल वाना में एक फौजी जनरल ऑफिसर मारा गया है, और रोज की बुनियाद पर खबरें नहीं आती, क्योंकि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं है। इंडिया में तो भांत भांत के लोग आपको बातें करते नजर आएंगे, लेकिन पाकिस्तान में कोई, बलोचिस्तान वाना और ये अपना KPK, वहां से कोई खबर बाहर नहीं आती। बाकायदा बलोचिस्तान और KPK में जंग चल रही है पाकिस्तान के साथ। तो बलूचिस्तान से और बाकी इधर इलाकों से तो आ रही हैं खबरें कि हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि POK की अगर बात करें तो वहाँ भी बड़ा ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है इमरान खान और पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ। POK में तो चल ही रहा है, थोड़ा बहुत है वो, लेकिन जो गिलगित बल्तिस्तान में है इस वक्त पूरी की पूरी आबादी सड़कों पे है। आप यकीन माने, इतने कभी हुंजा में, स्कर्दू में इतने ज़्यादा कभी प्रोटेस्ट नहीं हुए जितने आजकल हो रहे हैं। फ्राइडे को पूरी की पूरी पॉपुलेशन सड़कों पे आ गई थी, और गो आर्मी गो, गो फौज गो, हमको आज़ादी चाहिए, ये नारे लग रहे थे। यही कल आपको मेरे पास एक वीडियो आई है, कल वाना में एक मुजाहरा हुआ है जिसमें सारी पब्लिक गो फौज गो कह रही है और हमें आज़ादी चाहिए के नारे लग रहे थे। अच्छा, ये चीज़ आपको हैरत होगी कि सिंध में भी चल रहा है। अंदरूने सिंध में सिंधी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी। इस वक्त जो सबसे बदकिस्मती है कि पाकिस्तान का सबसे जो पढ़ा लिखा तबका कराची से है, वो कराची की कौम इस वक्त सो रही है। कराची के लोग इस वक्त बिल्कुल दबे हुए, मरे हुए पड़े हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और खबर दे दूं कि अभी जनरल आसिम बाजवा का एज ए मिनिस्टर इस्तीफा कबूल कर लिया है इमरान खान ने, और अब ही इज नो मोर मिनिस्टर। इमरान खान ने, हाँ, वो जो इनके पास 2 पोस्टें थी ना, CPEC चेयरमैन, तो लेकिन CPEC के, हाँ, तो CPEC चेयरमैन तो वो छोड़ेगा नहीं ना भाई, वो तो माल बनाने की फैक्ट्री है, उसको कैसे छोड़ सकता है? वहां तो मोटा माल, वहां तो मोटा माल मिल रहा है वहां पे। जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये तो बिगिनिंग है कि आसिम बाजवा से अभी एक पोस्ट से रिजाइन करवाया गया है। अभी कमर बाजवा और जनरल फैज जो ISI के चीफ हैं, ये इस वक्त ISI के चीफ जनरल फैज और कमर बाजवा आर्मी चीफ, ये 2 हैं जो इस वक्त पूरे मुल्क को चला रहे हैं। इमरान खान के अव्वल तो इमरान खान में काबिलियत है नहीं। इमरान खान को ये लाए थे, इमरान खान को समझ ही नहीं आ रही कि चीज़ें कहाँ से लेके जाए। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। पाकिस्तान आटा मंगवा रहा है रशिया से, इंपोर्ट कर रहा है। आटे की कीमत 400% बढ़ी है।
यार आप अंदाजा जी, लगाएं महंगाई कि तो हमने आम देखा, आदमी अंडे की जो हैं जिंदगी में आटे से ज्यादा जी, क्या आटा इम्पोर्टेंट इतना है। महंगा हो गया। अंडा सुना कि 160 रुपए दर्जन मिल रहा है, टमाटर 150 रुपए किलो मिल रहा है। तो और जनता बिल्कुल जो है वो त्राहिमाम कर रही है। वो अंडा तो इसलिए महंगा हुआ है कि मसला यह है कि इमरान खान ने कहा था कुछ अरसे पहले कि नौजवान लोग मुर्गियां पालें। जी जी तो जी वो जी जिन्होंने मुर्गियां जी पाली थी उनके अंडे बहुत सारे जमा हो गए, तो इसलिए प्राइस बढ़ाई है कि उनका प्रॉफिट बढ़े। जी। अच्छा, ये लेकिन जो ये सारी जो अशांति उभर रही है, विद्रोह हो रहा है, लोग नाराज हैं, तो इमरान खान तो कह रहे हैं कि इसके पीछे भारत का हाथ है। भारत चाहता है कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएं। अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने बयान दिया है। तो फिर आईएसआई को रिजाइन करना चाहिए ना, कि इतना बजट हम उनको देते हैं तो फिर आईएसआई वर्ल्ड नंबर 1 एजेंसी अपने आप को क्लेम करती है। तो ये कैसी एजेंसी है कि जिसके होते हुए भारत की रोह वहां पे घूम रही है, वहां पे नवाज शरीफ की बेटी से मिल रही है, बिलावल से मिल रहे हैं, सारे के सारे गद्दार पाकिस्तान के हैं जो वो भारत की एजेंसियों से के एजेंट हैं। तो फिर आईएसआई क्या कर रही है जब इनको इतनी खबर है कि ये फला लोगों से मिल रहे हैं भारत के लोग आके, तो उनको पकड़ो भाई, क्यों नहीं पकड़ रहे? तो हर चीज अगर आप भारत के ऊपर डालेंगे तो ये तो पाकिस्तान में ट्रेंड रहा है। आज इमरान खान नहीं कर रहा, कल नवाज शरीफ भी ये कहता था, परसों जरदारी भी ये कहता था। पाकिस्तान में हर चीज जो हो रही है वो भारत के ऊपर डाल रही है। आई विश के भारत भी कुछ करता। अच्छा, खैर वो तो भारत सरकार समझे और वो समझे। मैंने तो सुना कि लाहौर में मरियम नवाज से रॉ का एजेंट मिलके चला गया, ऐसा कह रहे थे। मतलब वहाँ की मीडिया पे चर्चा चल रही थी और आईएसआई को भनक तक नहीं लगी। नहीं तो इमरान खान जब ये कह रहा है कि 3 आदमी आए थे और मरियम नवाज शरीफ से लाहौर में मिलके गए थे, तो भाई साहब जब तुम्हें इतनी इंफॉर्मेशन है तो हमें बताओ नहीं। तुम देखें, मैं एक आम आदमी तो ये चीजें सवाल कर सकता है कि कैसे मिल गया। इमरान खान बीइंग प्राइम मिनिस्टर कैसे ये कह सकता है? उसको तो ये कहना चाहिए कि ये ले जी, हमने 3 आदमी पकड़े हैं जो नवाज शरीफ से मिलने गए थे, भारत से आए थे और भारत के एजेंट हैं। ये करना चाहिए था जब तुम्हारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि भारत के लोग आके नवाज शरीफ की बेटी से मिलने के लिए आए थे, तो तुम उनको पकड़ा क्यों नहीं? तुमने तो यहाँ पकड़ा नहीं, लाहौर आके चले गए और कुलभूषण को जबरदस्ती पकड़ के जासूस बना रखा है वहां पे, और आरोप लगाते हैं कि जासूस है। कुलभूषण को तो ईरान से पकड़ा था, अबू जिंदाल के लोगों ने पकड़ा था। और ईरान से रहमान मलिक इज ऑन रिकॉर्ड कि ईरान से पकड़ा गया था। वो तो एक कारोबारी बिजनेसमैन आदमी था, वो इंडिया का कोई हाजिर सर्विस नहीं था, वो रिटायर्ड ऑफिसर था जो अपने बिजनेस के लिए ईरान गया हुआ था, और ईरान से इसको उठा के लेके आए और एक केस बना दिया। तो आईसीजे में मुझे लग रहा है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ फैसले हुए हैं और आगे भी मुझे लगता है कि उम्मीद है कि होंगे, तो पाकिस्तान कहाँ उनको सस्टेन कर पाएगा क्या? मैं समझता हूं कि वैसे तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को घसीटा जा रहा है और जैसे तैसे इसको कायम रखा गया है, लेकिन अब मामला बहुत बिगड़ गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो ये नया गेम शुरू किया है ना चाइना और तुर्की के साथ मिलके, तो देखें इसमें सऊदी अरब और तुर्की का एक है ना उम्मा का चूरन है, हमारे पास उम्मा का चूरन है और खिलाफत। अब ये जो तुर्की का जो अरबगान अपनी पार्लियामेंट में कहता है कि रिवाइवल ऑफ ऑटोमन पीरियड, और ये जो कुछ स्टेट हैं सऊदी अरब और इमारात, और ये हिस्ट्री में कभी थे नहीं और कभी होंगे नहीं। इसका मतलब ये है कि इसका कहने का ये है कि सऊदी अरब और ये जो हिजाज और ये नजद के इलाके हैं ये पहले ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थे, और इसका कहने का मतलब ये है कि वी विल टेक बैक देम। इसके जवाब में सऊदी अरब ने कहा है कि बॉयकॉट तुर्की, और तुर्की से हमें कोई चीज अब नहीं लेनी है, तुर्की का बॉयकॉट करना है। यहाँ पे बख्शू फंसता है। अब बख्शू यहाँ पे ऐसे फंसता है कि पाकिस्तान के जो 4-5 मिलियन पाकिस्तानी काम करते हैं गल्फ स्टेट्स में, सबसे ज्यादा पाकिस्तान का फॉरेन रेमिटेंस वहां से आता है। जिस दिन सऊदी अरब ने कह दिया ना कि चल भाई सबको हम वापस भेज रहे हैं, तो पाकिस्तान का सत्यानाश होकर जाना है। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान बढ़ भी रहा है उसकी तरफ। प्रिंस सलमान काफी नाराज थे, और शायद जो $1 बिलियन चाइना से लेके इमरान खान ने वापस चुकाए हैं वो इसी का नतीजा था। अभी तो $1 बिलियन वापस किए हैं ना। मसला यह है कि इमरान खान, नवाज शरीफ और जरदारी ने तो इंटरनेशनल अथॉरिटीज से लोन्स बहुत सारे ली थी,
लेकिन इमरान खान ने तो कयामत मचा दी है। इसने IMF वर्ल्ड बैंक से बहुत ज़्यादा लोन्स ली, इसने चाइना से बहुत ज़्यादा लोन्स ली, और इसने गल्फ स्टेट में स्कूक बॉन्ड के नाम पे बिलियंस ऑफ डॉलर उठा के रखे हैं। जिस दिन इन्होंने गल्फ स्टेट ने पाकिस्तान को कहा ना कि ये पैसे वापस करो, तो पाकिस्तान के पास इस वक्त वापस करने के लिए कुछ भी नहीं है। असल चीज़ क्या है कि पाकिस्तान को चाइना को अगले साल मार्च यानी अगले 6 महीने के अंदर 6 बिलियन डॉलर वापस करने हैं, क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट से पाकिस्तान ने लोन्स नहीं लिए हैं, पाकिस्तान ने चाइना की प्राइवेट बैंक से लोन लिए हैं। और प्राइवेट बैंक से लोन लेने का मतलब ये होता है कि आपको, जैसे कहीं आप इंडिया पाकिस्तान में एक आम आदमी गाड़ी लेता है प्राइवेट बैंक से, अगर आप उसकी किस्त वापस नहीं करते तो वो आके आपके घर से सब सामान उठा के ले जाते हैं। बिल्कुल, गाड़ी उठा ले जाते हैं। तो पाकिस्तान चाइना के प्राइवेट बैंक से जो लोन लिए हैं वो 6 बिलियन डॉलर इसको मार्च से पहले रिटर्न करने, तो पाकिस्तान का तो बहुत बुरा हाल है। आई सी कि पाकिस्तान बहुत जल्द बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है। अगर ऐसा रहा तो फिर तो वो जो जिन इलाकों में चीन सीपैक बना रहा है या जो डेवलप कर रहा है वो तो सब चीन के कब्जे में आ जाएंगे। वो तो उनसे जो रेवेन्यू होगा वो चीन लेगा। फिर देखें, यहाँ पे 2 चीजें हैं। एक तो ये कि सीपैक इस वक्त बंद पड़ा है, सीपैक के नाम पे कुछ नहीं हो रहा। जनरल आसिम बाजवा का आप ट्विटर अकाउंट देख लें तो रोज 1-2 ट्वीट करता है कि आज हमने ये बनाया, आज हमने ये बनाया। वो बना क्या रहा होता है? ये कहीं कोई छोटी सड़क बन रही है या कारपेटिंग हो रही है सड़क की, या कहीं कोई गटर की लाइन डाले जा रहे हैं, जो नॉर्मल हर कंट्री में होते हैं डेवलपमेंट वर्क, उसको वो सीपैक के नाम से जोड़ रहा है। सीपैक बंद पड़ा है इस वक्त, सीपैक के नाम पे कुछ नहीं हो रहा। अब आपने कहा दूसरा कि चाइना ले लेगा, तो चाइना ने ऑलरेडी लिया हुआ है। कराची वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, कराची पोर्ट, कराची सी पोर्ट, ग्वादर पोर्ट, ग्वादर का पूरा सिविल म्युनिसिपैलिटी, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान के काफी रिसोर्सेज, ये सब चाइना के कंट्रोल में है इस वक्त। चाइनीज कम्युनिस्ट और पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी ये सारे रिसोर्सेज को लूट रहे हैं मिलके। तो इन लोगों को ये अंदाजा नहीं लग रहा है कि चाइना की तरफ आप जा रहे हो, आप एक तरह से उसके गुलाम बनते जा रहे हो ना? फिर नहीं, बन गए हैं गुलाम। जब हम अपनी बेटियां उधर दे रहे हैं, हजारों लड़कियां हमने चाइना के हवाले कर दी, हम तो गुलामी की दलदल में धंस चुके हैं। और दावा तो ऐसा किया जाता है कि चाइना बड़ा आयरन फ्रेंड है और बड़ा जबरदस्त फ्रेंड है। आप तो ये फ्रेंडशिप नजर नहीं आ रही उनकी कि फ्रेंडशिप की आड़ में चल क्या रहा है? आप हिस्ट्री उठा कर देख लें, पूरी मैनकाइंड हिस्ट्री उठा कर देख लें, चाइना कभी किसी का दोस्त नहीं रहा। चाइना से ज्यादा सेल्फिश लोग तो कहीं नहीं है। चाइना जब अपने लोगों को राइट्स नहीं दे रहा, देखें चाइना की इस वक्त सूरत हाल ये है कि 65% चाइना है ना, जो वो ऑक्यूपाइड लैंड है। तिब्बत, ईस्ट तुर्किस्तान जिसको जिंगजियांग या उगर कहते हैं, हांगकांग, जी, ये सब तो ऑक्यूपाइड लैंड है, नंबर 1। नंबर 2, जो ओरिजिनल चाइना भी है जो 35%, वहां पे भी चाइनीज लोगों में अब रेजेंटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसकी वजह यह है कि ये जो पोस्ट कोरोना चाइना का जो ट्रस्ट दुनिया में ख़त्म हुआ है और इसकी इंपोर्ट बहुत कम हो गई है, चाइना की तरफ से जो एक्सपोर्ट हो रही थी वो सब कम हो रही हैं। तो चाइना के घर घर में जो इंडस्ट्री थी उनके पास अंबार लगे हुए हैं चीज़ों के और ख़रीदार नहीं है। अब चाइनीज़ लोग भी देखते हैं कि कम्युनिज्म के नाम पे हमें बच्चा तक पैदा करने की इजाज़त नहीं, हमें 2 वक्त की रोटी के लिए 16-16 घंटे काम करना पड़ता है। जबकि ये जो कम्युनिस्ट लीडर हैं ये सब बिलियनर हो गए हैं जैक मा के तौर पे, और कैपिटलिज्म की एक नई शक्ल उभर के आई है जिसमें आम आदमी बहुत ज़्यादा दबा हुआ पिसा हुआ है। तो चाइना में तो बहुत ज़्यादा रेजेंटमेंट है। चाइना अपने लोगों का दोस्त नहीं हुआ तो वो दुनिया में किसी का क्या दोस्त होगा? ये चीज़ पाकिस्तानियों को समझनी है। तो आरिफ जी, तो क्या लगता है पाकिस्तान का जो भविष्य दिख रहा है वो तो काफ़ी ख़राब है और बद से बदतर होती जा रही हैं चीज़ें। देखें, पाकिस्तान के आवाम के लिए इस वक्त एक ही रास्ता है, वो ये है कि वो अपने कल्प्रिट जो हैं, जो सारी इस बर्बादी के जिम्मेदार हैं, जो 72 साल से कश्मीर के नाम पे हमारा बजट खा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, हमारे ही सिविलियन के बच्चों को जिहाद के नाम पे टेररिस्ट बना के छोड़ देते हैं अफगानिस्तान और इंडिया में, इंडियन और अफगान आर्मी से मरने के लिए, खुद नहीं लड़ रहे। ठीक है, अब पाकिस्तान के अवाम के पास एक ही रास्ता है कि इन तमाम जनरल्स का घेराव करें,
किसी और जगह मुजाहरा करने की जरूरत नहीं है। प्रोटेस्ट अगर करना है तो कोर कमांडर ऑफिस के सामने करें, इनको पकड़ के बाहर निकालें और इनको मुजरिम करार देते हुए इनको जो सजा गद्दार की होती है वो दी जाए, तभी पाकिस्तान बच सकता है। अवाम को अपनी चीजों को कंट्रोल में लेना होगा और अवाम को एक चीज समझनी होगी कि जो कौम अपनी ओरिजिन से भागती है वो कौम बर्बाद हो जाती है। पाकिस्तान की ओरिजिन भारत है, हम सब भारत के हिस्सा थे, हमारी कौम, हमारा डीएनए भारतीय है। जब तक हम अपने ओरिजिन से मोहब्बत नहीं करेंगे, उसको दुश्मन समझना छोड़ देंगे, तब तक हमारा कोई हल नहीं। बांग्लादेश के जो लोग हैं ईस्ट पाकिस्तान के उन्होंने, हाँ, बांग्लादेश के लोगों ने जिस दिन रियलाइज कर लिया कि भारत हमारी मातृ देश है, उन्होंने भारत के साथ हाथ मिलाया। आज एशिया की सबसे फास्टेस्ट बूमिंग इकोनॉमी बांग्लादेश है। जिस दिन पाकिस्तान के लोगों ने रियलाइज कर लिया कि भारत हमारा मातृ देश है और भारत के साथ हमने बहुत ज्यादती कर ली, भारत हमें माफ करें और हमें मदद करें, मैं समझता हूं कि इनकी तरक्की उसी दिन शुरू होगी। पाकिस्तानियों को समझना होगा कि इनकी बर्बादी की वजह ये पंजाबी फौज है। जिस दिन ये पंजाबी फौज को घेराव करके निकालेंगे नहीं, तब पाकिस्तानी तक फौज और पाकिस्तान नहीं बच यही सकता। तो नहीं चाहती कि भाई अगर भारत और पाकिस्तान में दोस्ती हो गई और दोनों तरफ से तिजारती संबंध बन गए, व्यापार और ज़्यादा शुरू हो जाएगा, तो दोनों तरफ खुशहाली आएगी, खासकर पाकिस्तानियों को खुशहाली आएगी। तो फिर तो फौज और आईएसआई की तो चलेगी नहीं, वो तो फिर हाशिए पे चले जाएंगे। उनका जो भारी भरकम एक बजट आता है वो बजट तो कट होना शुरू हो जाएगा। तो भाई यही चीज पाकिस्तानियों को समझनी होगी ना। मैं एज ए पाकिस्तानी जानता हूं ना कि बचपन से हमें क्या सिखाया गया। बचपन से हमारा हीरो महमूद गजनवी को कायम किया गया था, जबकि मैं जब बड़ा होकर बाहर निकला और मैंने इंडिपेंडेंटली स्टडी किया तो मुझे पता चला कि महमूद गजनवी जिस सोमनाथ मंदिर को तोड़ता था वो हमारे आजक गांव, जहां से हमारे पुरखों की कब्रें मौजूद हैं, आजक गांव से 70 किलोमीटर है। अच्छा जी, अब वो 70 किलोमीटर दूर सोमनाथ है। तो सोमनाथ और पूरे इलाके में जब महमूद गजनवी हमला करता था तो वहां से मेरी माओ बहनों को गुलाम बना के बगदाद तक भेजता था खलीफा को। बताइए, तो हमें यह समझना होगा। जिस दिन हमारी समझ में ये बात आ गई नहीं कि हीरो हमारा महमूद गजनवी नहीं है, हीरो हमारा राजा दाहिर है, तो फिर हमारे को समझ में आएगी। तो कुल जमा जोर आवाम की वहाँ पे यही होना चाहिए कि भाई आप भारत से दोस्ती बढ़ाएं, भारत से संबंध अच्छे करें। और ये जो जितने लेफ्टिनेंट जनरल हैं, मैंने तो सुना कि विदेशों में बड़ा इन्होंने संपत्ति और पता नहीं क्या क्या कर रखा है, बंगलो, विला। देखें, जितने जनरल्स हैं ना पाकिस्तान के, आपको भारत का मैं एक मिसाल दूंगा कि भारत के जितने जनरल्स हैं ना उनकी औलादें भी आर्मी में जाती हैं, फखर के साथ जाती हैं। और किसी जनरल का, किसी ब्रिगेडियर का, किसी फौजी का बेटा या बेटी अमेरिका या यूरोप की यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ते। जबकि पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि गफूरा जो हमारा डीजी ISPR था, उसकी तनख्वाह 1,92,000 पाकिस्तानी रुपया है और उसके 3 बच्चे यूरोप की यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं। महीने का 20 लाख पाकिस्तानी रुपया खर्चा है। इसलिए कि मेरी बेटी यहाँ पे पढ़ती है यूनिवर्सिटी में, बैंक से लोन लेके उसने 2 साल में 48,000 पाउंड तो सिर्फ लोन लिए घर किराए की और यूनिवर्सिटी फीस की, बाकी खाने पीने का हम उसको देते हैं। तो महीने का पाकिस्तानी 20 लाख रुपया गफूरा कहाँ से देता था, जबकि उसकी तनख्वाह 1,92,000 है और शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। अब आ जाते हैं कि इन्होंने जो बाहर संपत्ति ली हुई है, तो आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में बाकायदा कॉलोनीज मिलेंगी जिनमें इनके 5 स्टार बंगलो हैं। इन सारे जनरल्स, रिटायर्ड और हाजिर सर्विस जनरल्स की फैमिलीज बाहर रह रही हैं पाकिस्तान के। ये कैसा मुल्क है बदकिस्मत जो हमें पैट्रियोटिज्म की सर्टिफिकेटें बांटता है और जिस दिन इनका जॉब खत्म होती है, ये अपने रिटायर होते हैं, अगले दिन ये पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं। मुशर्रफ बाहर बैठा है, कियानी बाहर बैठा है, राइल शरीफ बाहर बैठा है, पाशा बाहर बैठा है, जहीरुल इस्लाम बाहर बैठा है। जितने ब्रिगेडियर जनरल, कर्नल हैं, इनकी फैमिलियां हाजिर सर्विस जो हैं, जैसे यासिम बाजवा है, कमर बाजवा है, इनके बच्चे बाहर बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉपर्टियां लेके रखी हुई हैं।
क्योंकि इनको रिटायर होने के बाद बाहर ही जाना बाहर ही है। इनका पाकिस्तान से लेना देना उस वक्त तक है जितना लूट सकते हैं, बस उस वक्त तक है इनका पाकिस्तान से लेना तो वहाँ की आवाम को ये समझना पड़ेगा आरिफ सर कि बताइए, ऐसे लूट मची है उन्हीं के पैसे से और ये लोग ऐश कर रहे हैं, और वहाँ पे गुर्बत है, महंगाई है और सारी चीज़ें पाकिस्तान की जनता झेल रही। मैंने तो ये भी कई सारी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी कि जो सरकारी बड़े बड़े ओहदे हैं ये रिटायरमेंट के बाद उन ओहदे पे जाके कब्जा कर लेते हैं, जितने जनरल हैं। देखें, स्टील मिल का चेयरमैन रिटायर्ड ऑफिसर है, वापडा, PIA, यू नेम ए कॉर्पोरेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और वो रिटायर्ड जनरल्स के कब्जे में है। CPEC, जितने ले लें आप, जितने बड़े माल कमाने के धंधे हैं। अब आप PIA ले लें, PIA वॉज वंस वर्ल्ड लीडिंग एयरलाइन। आज PIA का खसारा, डेफिसिट बहुत ही ज्यादा हो गया है। एक अमेरिका में होटल है रोजवेल्ट होटल, जो 100 साल से है, जिसकी प्राइस $1 बिलियन के ऊपर है, $1 बिलियन प्लस है। अब वो बंद पड़ा है, बंद कर दिया इसको। क्यों? इसलिए कि इमरान खान का जुल्फी बुखारी, एक मिनिस्टर है जो लंदन का नेशनलिटी है, इसके पास ब्रिटिश नेशनलिटी है। अच्छा। जुल्फी बुखारी एक आर्मी जनरल के साथ मिलकर उसको औने पौने दाम में खरीदना चाहता है। पाकिस्तान की आवाम, आपने कहा कि कब समझेगी, तो भाई देखें, समझने के लिए आपने मदरसा छाप एजुकेशन दी हुई है। 1979 से एक नेशन बिल्ड की है जिसको इस्लाम का चूरन और ये इस्लामिक फौज का चूरन, इस्लामिक बॉम्ब, इस्लाम का लेबल लगा के पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। ये सोशल मीडिया है ना, ये ब्लेसिंग है। इसके जरिए आज अवेयरनेस आ रही है और तो कोई रास्ता है नहीं हमारा। एग्जैक्टली, तो ये सोशल मीडिया के जरिए आवाज़ें उठ रही हैं। इट्स ए स्लो प्रोसेस, क्योंकि जो हमारे जहनों में बचपन से जहर डाला गया है उसको ख़त्म होने में टाइम लगेगा। और जिस दिन आवाम की समझ में ये आ गई तो इन फोर्सेस को जूते मारने होंगे। यहाँ पे आपके चैनल के थ्रू मैं एक रिक्वेस्ट भारत सरकार से करूँगा कि हम लोग, पाकिस्तान में आम जनता मर रही है और आखिर को हम हिंदुस्तानी बच्चे हैं, हिंदुस्तानी DNA है। हम बेशक भारत के साथ हमने ज्यादतियाँ की, लेकिन आज खुदा के वास्ते हमें बचाओ, बलोचों को बचाओ, सिंधियों को बचाओ, महाजरों को बचाओ। हम लोगों ने गलतियां की हैं, आप ही के बच्चे हैं, हमारी मदद करें और इस जालिम और जाबिर फौज से हमारी ऐसे ही जान छुड़ाएं जैसे आपने ईस्ट पाकिस्तान की जान छुड़ाई। बहुत सही बात कही आपने आरिफ साहब की। आखिर पड़ोसी हैं और एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे। तो उम्मीद है कि आपकी ये बात हमारी सरकार तक पहुँचे और शायद कुछ करे वो आगे। तो आरिफ सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे, इतनी सारी बातें आपने की, पाकिस्तान के भविष्य के बारे में बताया, अभी जो चल रहा है उसके बारे में बताया। आगे अभी कई सारे टॉपिक्स हैं, तो मैं आगे फिर कभी आपसे आपका वक्त चाहूँगा और उस पर बात करना चाहूँगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच आलोक जी फॉर इनवाइटिंग मी। जिस तरह आपने हमें मौका दिया, इस तरह भारत का मीडिया जो है ना, उसको भी चाहिए कि अपना थोड़ा वक्त एलोकेट करे पाकिस्तान के इश्यूज के लिए भी। बिल्कुल, क्योंकि आफ्टर ऑल ये आपके पड़ोस में एक टेररिस्तान जो बन गया है, वो एक्सपोज करना भारतीय मीडिया का फर्ज है। सोशल मीडिया ये सब मिल के पाकिस्तान के इश्यूज को भी थोड़ी जगह दें और वहाँ की आवाम की जो दर्दनाक पोजीशन है वो आम भारतीयों तक पहुँचाएं, आम दुनिया तक पहुँचाएं, प्लीज़। जी बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल सर। चलिए, थैंक यू सो मच आरिफ सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे चैनल पे आए और आपने हमसे बात की। थैंक यू।